प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की सेशंस में हम लोग जो है ग्राउंड वाटर में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने एंड किया था कि स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है। तो मैंने उसमें बताया था कि स्पेसिफिक स्टोरेज इज द टोटल वॉल्यूम या इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर से कितना वाटर रिलीज हुआ है वॉल्यूम में, है ना। तो जो वाटर रिलीज का जो वॉल्यूम होता है ड्यू टू यूनिट डिक्रीज इन द पिजोमेट्रिक हेड, उसी को जो है हम लोग स्पेसिफिक स्टोरेज कहते थे। स्पेसिफिक स्टोरेज का फॉर्मूला था हमारा यूनिट वेट, है ना, यानी गामा गुने एन यानी पोरोसिटी या ईटा कह सकते हो गुने बीटा प्लस अल्फा। ये जो है हमारा फॉर्मूला था स्पेसिफिक स्टोरेज का। स्पेसिफिक स्टोरेज को एस से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम लोग आज की सेशंस में बात करेंगे स्टोरेज कोएफिशिएंट। किसके बारे में बात करेंगे? स्टोरेज कोएफिशिएंट। बात किया जाए स्टोरेज कोएफिशिएंट की तो इसे हम लोग जो है स्टोरेटिविटी भी कहते हैं, है ना। स्टोरेज कोएफिशिएंट को स्टोरेटिविटी भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, है ना। स्टोरेज कोएफिशिएंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड बाय अ कॉलम ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर से जो वाटर रिलीज होता है ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कन्फाइंड एक्वीफर में से इन द पिजियोमेट्रिक हेड दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कोएफिशिएंट। यानी वहां पे जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो हमें स्टोरेज कोएफिशिएंट का मिलेगा, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद आपका टर्म आता है बैरोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैरोमेट्रिक कोएफिशिएंट जनरली क्या होता है कि दो कन्फाइंड एरिया में से जब हम लोग बोरिंग करते हैं तो पानी रिलीज होता है, निकलता है, कुछ वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है निकलता है। तो वो जो पानी निकल रहा है हमारा, उसमें अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो उसके कारण से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने के कारण से जो रिलीज होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कम जाता है एक कन्फाइंड एरिया से। या फिर जब कन्फाइंड एरिया में वाटर बहुत सारा अवेलेबल है, अब उस अवेलेबल वाटर में बोरिंग किए, पाइप डाले, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगने के कारण से वॉल्यूम ऑफ जो रिलीज्ड वाटर था वो क्या हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है ना। मतलब वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऊपर बढ़ गया। तो वो जो है हमारा ये जो प्रोसेस होता है घटना या बढ़ना, ये बैरोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही कहलाता है। बैरोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जनरली अगर फॉर्मूला बात किया जाए तो होता है माइनस न्यू इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस न्यू इंटू बीटा। न्यू यानी एन जो कि पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, जो पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसका डेफिनेशंस आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वो जानना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए सबसे पहले स्टोरेज कोएफिशिएंट का। तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर released by a column of a confined
confined aquifer of unit cross sectional area under a unit in the piezometric head. Next point of reference, also known as story TVT. Next point of reference, barometric coefficient. यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कन्फाइंड एरिया है ना, ये भी हमारा कन्फाइंड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जब पाइप डालें तो यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वाटर लेवल जो है कहीं पे मान लो कि यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को बायोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बीई से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला था माइनस ईटा बी बाई अल्फा प्लस ईटा बी, है ना। बी जो है कॉफी मैंने फैक्टर होता है, वो आपको क्वेश्चंस में जो है दिए हुए रहेंगे। जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है। फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए एस यानी स्टोरेज कोफिशिएंट इज इक्वल टू एस वाई प्लस, ये एस वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एस वाई रिप्रेजेंट करता है आपका स्पेसिफिक एल्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एल्ड को, ठीक है। और एस आर रिप्रेजेंट किसको करता है, एस आर रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रिटेंशन को, ओके। तो गामा इंटू एन इंटू बीटा प्लस अल्फा गुने बी, ठीक है। यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे बी है, ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, ओके। अब इस पे एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, साथ साथ मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका एक्सपर्टीज आप हो सके। क्वेश्चंस जब साथ में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा फॉर्मूला में यहाँ पे ये यूज किया गया, ये ऐसे निकाला गया, ओके। तो क्वेश्चंस आपका दिया गया है कि एक कन्फाइंड एक्वीफर है, अ कन्फाइंड एक्वीफर has a thickness 30 meter and porosity of 32%. If the bulk modulus of elasticity of water
and formation material are 2.2 into 10 के पावर 5 and 7800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट फर्स्ट स्टोरेज कोएफिशिएंट. स्टोरेज कोएफिशिएंट and second barometric efficiency. Barometric efficiency या फिर कोएफिशिएंट लिख सकते हो, है ना. बैरोमेट्रिक इफिशियंसी या कोएफिशिएंट ऑफ द एक्वीफर, है ना, एक्वीफर का. तो सबसे पहला पॉइंट हमें निकालने के लिए अब क्या बोला है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें निकालने के लिए बोला है स्टोरेज कोएफिशिएंट. तो स्टोरेज कोएफिशिएंट एस निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन. स्पेसिफिक रिटेंशन तो अब हमें भाई दिया हुआ नहीं है ना. हमें स्पेसिफिक रिटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, और नहीं स्पेसिफिक हमारा एल्ड दिया हुआ है. तो निकालेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे पोरोसिटी हमारा दिया है 32% यानी 0.32 आ जाएगा. ठीक है. अब थिकनेस हमारा दिया हुआ है, और अल्फा यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेशन मटेरियल अल्फा जो है आपका दिया गया है. अल्फा दिया गया है कितना, तो 1/7800. तो ये आ जाएगा 1.282 इंटू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन. ठीक है. इसको आप मीटर में भी कर सकते हो. जब मीटर में करोगे तो ये आ जाएगा 1.282 इंटू 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. ठीक है. ये अल्फा का वैल्यू आ गया. बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो है क्या दिया गया है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर दिया गया है. ठीक. तो इसको 1 बाई करेंगे तो 1/2.2 इंटू 10 के पावर 5. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 4.545 या 545 इंटू 10 के पावर -5. ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन आएगा. ठीक. तो इसको हम लोग मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4.545 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे -6 क्योंकि ये 2.2 है तो ऊपर एक 10 जाएगा तो ये -6 होगा. ठीक. और 4 आ जाएगा तो 10 -10 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन ये आ जाएगा. और यहाँ पे हमारा बी, ये जो थिकनेस है ये बी का वैल्यू है जो कि 30 मीटर जो है आपका दिया गया है. देखो सारा को या तो आप मीटर में चेंज कर दो या सारा को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, लेकिन किसी एक यूनिट में ही आपको जो है हमेशा चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा जो एल्ड है ये तो दिया नहीं है, तो इसको जो हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे और मान कर चलेंगे कि वो 0 है. तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा गामा इंटू एन इंटू बीटा प्लस अल्फा गुने बी. ठीक है. तो ये आ जाएगा. देखो अब यहाँ पे ये यूनिट वेट भी नहीं दिया गया तो वो हम लोग एज्यूम कर लेंगे
81, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9.81 गुने 10⁻³ गुने n है क्या 0.32 गुने बीटा है हमारा 4.545 गुने 10⁻10 और प्लस अल्फा है 1.282 इंटू 10⁻8 देन मल्टीप्लाई बाई 30। तो एस का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 3.816 गुने 10⁻³ मीटर, मीटर में आएगा ना, एक मिनट। यूनिट क्या है इसका, कोफिशिएंट है ना, तो कोई सारा यूनिट कट जाएगा है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का, लेकिन इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट लेस है। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो ये से ये खत्म हो गया है ना। और नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, यूनिट नहीं होगा इसका, ठीक है। एक बार ट्राई करना, अगर चेक करके अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो बताना, ओके। और सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपका यहाँ पे बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी या कोफिशिएंट निकालना है, तो बीई, तो बीई का फॉर्मूला क्या होता है, तो -n इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो -0.32 गुने बीटा का वैल्यू कितना है 1.282 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई अल्फा 4.545 गुने 10⁻10 प्लस 0.32 गुने 1.282 गुने 10⁻8। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.01211। और इफिशियंसी है तो हम लोग हमेशा इफिशियंसी को क्या मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1.1211%, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और एक बार पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो के बारे में, है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होने वाला है, कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है। सबसे पहले क्या होने वाला है हमारा कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो। तो कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो में अगर हमारा अनस्टेडी, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होता है, अनस्टेडी, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होता है, तो उस केस में d²h/dx² प्लस d²h/dy² प्लस d²h/dz² इज इक्वल टू SS/K इंटू
dH/dt ये हमारा होगा। और डिफ्यूजन इक्वेशन इक्वेशंस बी प्लस बी गुने, है ना, बी गुने एस एस इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एस एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एस बाई बी। यहाँ पे ये v जो है थिकनेस या विड्थ हो गया, एस एस जो है स्टोरेज, स्पेसिफिक स्टोरेज था ना, हाँ स्पेसिफिक स्टोरेज था, और एस जो है ये हमारा स्टोरेज कोएफिशिएंट हमारा हो गया, ठीक। एंड टी ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इनटू बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू टी बाई बी, ठीक है। तो फॉर स्टेडी फ्लो या इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो के केस में हमारा डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड फॉर वन डायरेक्शन फ्लो या यूनिडायरेक्शनल फ्लो के केस में डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हमारा कब था? कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो। अब बात करेंगे कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो। कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो बिटवीन टू वाटर बॉडीज, है ना, दो वाटर बॉडीज के बीच में। तो ये हमारा हो गया, एक वाटर बॉडीज यहाँ पे है और एक मान लो कि वाटर बॉडीज यहाँ पे है, और ये हमारा कन्फाइंड एरिया है जहाँ पे हमारा जो है मान लो कि पानी है, ठीक है। इसका लेंथ जो है क्या हो गया? इसका लेंथ है L, है ना, इसका लेंथ है L। और यहाँ से ये जो हाइट है ये हो गया H0, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हो गया H1, ठीक है। ये जो हाइट हो गया H1 हो गया। और वाटर जो है यहाँ से कुछ जा रहा है और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये H1 है, तो ये मान लो कि x इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू L हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका ये वाटर फ्लो होते हुए आपका आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा C1 x प्लस C2। ये कैसे हुआ? जब इसका डबल इंटीग्रेशन किए, है ना, ये जो डिफरेंशिएशन था, डबल डिफरेंशिएशन, इसका जब डबल इंटीग्रेशन किए तो h इज इक्वल टू C1x प्लस C2 हमारा जो है निकल कर आ गया। तो इफ x इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H0 हो जाएगा। h इज इक्वल टू H0 हो जाएगा। देन H0 इज इक्वल टू C1 गुने 0 प्लस C2। तो यहां से आ जाएगा C2 इज इक्वल टू H0। C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H0 आ जाएगा। जब C2 इज इक्वल टू H0 आ गया तो ये एक हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद अगला बाउंड्री कंडीशन है कि इफ x इज इक्वल टू L लेते हैं, है ना, अगर x इज इक्वल टू L लेते हैं तो h इज इक्वल टू H1 हो जाएगा, है ना। तो
H1 इज इक्वल टू C1 गुने L प्लस H0, तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस H0 माइनस H1 बाई L, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, according to डार्सी लॉ, है ना, डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, फॉर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, है ना, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारा क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस के बी डी एच बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा आएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमारा जो H था, है ना, कौन सा आया था, हाँ ये वाला टर्म, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो H इज इक्वल टू हमारा C1 कितना आया था, तो C1 आया था हमारा माइनस, तो माइनस H0 माइनस H1 बाई L इंटू एक्स प्लस C2 कितना है, तो C2 इज इक्वल टू H0 है, तो H0, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग DH बाई DX करते हैं, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, है ना, इस टर्म का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस H0 माइनस H1 बाई L, ये हमारा आ जाएगा। तो जब ये आ गया, अब इस टर्म को, है ना, ये जो टर्म हम लोग लिखे, इस टर्म को ये वाला टर्म में, है ना, ये वाला टर्म में पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू माइनस के बी इंटू H0 माइनस H1 बाई L, है ना, ये हमारा जो है निकल कर आ गया। इसको मार लो स्टार। ठीक है, तो ये हमारा कितना बेसिक था। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं ताकि आपको साथ ही साथ समझ में आए कि हम लोग इसको कर कैसे रहे थे, है ना। तो क्वेश्चंस लिखो कि अ confined horizontal aquifer of थिकनेस 15 मीटर, थिकनेस कितना 15 मीटर है, एंड परमेबिलिटी K इज इक्वल टू 20 मीटर पर डे, कनेक्ट्स टू reservoirs M and N situated 1.5 किलोमीटर अपार्ट, है ना, 1.5 किलोमीटर दूर पे सिचुएटेड है M और N, मतलब एक रिजर्वायर इधर है तो दूसरा रिजर्वायर उधर है। ठीक है, the elevations of water surface in reservoir M and N measured from
measured from the top of the aquifer are 30 meter and 10 meter respectively. If the reservoir M is polluted, अगर रिजर्वायर M जो है पॉल्यूटेड है ना, रिजर्वायर M जो है वो पॉल्यूटेड है बाय अ contaminated suddenly, how long will take the contaminated to reach the reservoir N, है ना। मैंने M रिजर्वायर जो है वो क्या है, कंटामिनेटेड है यानी पॉल्यूटेड है, उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे पानी जो है रिजर्वायर M से N तक जाएगा, है ना, M से N तक जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा M से N जाने में, जिसका लेंथ जो है यानी लंबाई जो है 1.5 मीटर एक दूसरे से दूर है, तब एज्यूम करना है, एज्यूम पोरोसिटी इज इक्वल टू 0.3। पोरोसिटी जो है 0.3 दिया गया। कैसा दिया गया, देखो ये आपका कन्फाइंड एक्वीफर हो गया, ठीक है, ये आपका एक्वीफर हो गया, ठीक है। एक्वीफर का थिकनेस कितना है, तो ये है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर। और यहां से ये M रिजर्वायर जो है ये कितना हाइट पे है, ये है 30 मीटर, है ना, ये कितना है 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर, ओके। और N रिजर्वायर जो है 10 मीटर पे है। N रिजर्वायर कितना है, यहां से 10 मीटर पे है, ठीक। और ये आपका हो गया 15 मीटर। तो टोटल हाइट अगर बात किया जाए फ्रॉम एक्वीफर के बॉटम से M के इस हाइट तक, तो मानकर चलो कि यहां पे हम लोग ले लेते हैं इसको H0, है ना, और इसको लेकर चलते हैं H1, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन साथ में कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको मेनली समझाना है इसलिए। तो यहाँ पे H0 कितना दिया हुआ है, H0 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 + 15 यानी 45 मीटर। और H1 कितना आ जाएगा, H1 आ जाएगा 10 + 15 यानी 25 मीटर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, इतना नोट डाउन करो, ठीक है। बाकी इसको इधर मिटा देना, इधर तो लिख लिए होंगे। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पे।
चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकालेंगे? ग्रॉस वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि यहां से पानी इस एक्वीफर के थ्रू रिजर्वायर एन में कितना क्या स्पीड से जा रहा है ना। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 1.5 किलोमीटर है, यानी 1500 मीटर आपका जो है ये लेंथ आपका दिया गया है एक्वीफर का। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू h0 माइनस h1 बाई l। ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे पुट करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना दिया गया है? 20 गुने h0 दिया गया है 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1500। तो 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4/15। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 4/15, तो 0.267 0.267 मीटर पर डे। ये क्या आ गया? आपका ग्रॉस वेलोसिटी। ग्रॉस वेलोसिटी आ गया तो V नोट इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग अगर लेकर चलें तो V नोट इज इक्वल टू V बाई पोरोसिटी, तो 0.267 डिवाइडेड बाई 0.3, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, तो 3 है ना, तो लगभग 1, तो 0.1, यानी अप्रोक्स अगर बात किया जाए डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3824 यानी 0.89 मीटर पर डे। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। जब ये वेलोसिटी आ गया तो टाइम टेकन है ना, मेनली तो हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम जो है हमारा लेगा। कंटामिनेटेड है एम में, लेकिन जाना कहां पे है? एन रिजर्वायर में। एम रिजर्वायर से एन रिजर्वायर में जाना है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 0.89, तो इसको अगर डे में अगर बात किया जाए तो 1685.39 डेज आ जाएगा। इसको अगर 365 से डिवाइड कर देंगे है ना, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ईयर में आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 4.61 ईयर्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर में, यही आ रहा है ना, 1500 डिवाइडेड बाई 0.89, 1685.39, ठीक है, डिवाइडेड बाई 365, हाँ 4.61 ईयर्स। तो दिन में आपका इतना दिन आ जाएगा है ना, इतना दिन आ जाएगा, टाइम लगेगा, या फिर 4 साल लगेगा रिजर्वायर एम से एन में पहुंचने में, पूरा कंटामिनेंट्स को यानी जो भी दूषित जल है उसे पूरा जाने में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे और भी चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूँगा, और आपको भी जो है समझ में आता जाएगा 1 बाय 1। हर चीज़ें टाइम से पहले अगर किसी चीज़ को आप ख़त्म कर देंगे तो वो भी सही नहीं है, और ज़्यादा फास्ट भी लेकर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी चीज़ें मैंने बताया समझाया वो आपको समझ में आया हो, और क्वेश्चन वगैरह नोट डाउन करते रहो, खुद का नोट्स जरूर बनाते रहो। खुद का नोट्स बनाने से आपका होगा ये कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएगा। ओके, और आपको समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट्स को क्या लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो।